नमस्कार, इस बार में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है के माध्यम से आपको समाज की तमाम उन हस्तियों से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर कुछ अलग तरीके का काम कर रहे हैं और वह एक रियल हीरोज़ की तरह समाज में जाने और पहचाने जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको लखनऊ की एक जानी-मानी शख्सियत कायनात सिद्दीकी जी से मिलाने जा रहे हैं, जो कि अकायना वेलबींग ट्रस्ट की संचालिका हैं और साथ-साथ में आप समाज सेवा के विभिन्न कार्य करती रहती हैं। तो आइए आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और हम उनके जीवन के अनुभवों के बारे में जी, जान बहुत शुक्रिया आपका और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अकायना जी, आपका जो जीवन है, आप विभिन्न प्रकार के काम कर रही हैं समाज में। आपने दिल्ली से शायद पढ़ाई की है, आपने जो है आईएएस आप बनना चाहती थी और आपने यूपीएससी क्वालीफाई कर लिया। इतनी बड़ी परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद में आपने उसे कंटिन्यू करना उचित नहीं समझा और आप अलग तरीके के कामों में आ गई। आज समाज सेवा आप कर रही हैं। क्या सोच है इसके पीछे पूरी? देखिए, ये एक मेरा अलग अपना लाइफ़ का एक अनुभव भी इसके साथ में रहा है और इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा ये भी वजह है कि हम लोग एक सर्टेन जैसे एक टीचर होता है या एक इंजीनियर हो गया या एक जी। डॉक्टर हो गया, उसका एक क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है कि वो एक ही फ़ील्ड में काम कर सकता है। तो हमारा एक दायरा होता है, बट एक इंडिपेंडेंट पर्सन के ऊपर कोई एक दायरा नहीं होता है, मैं किसी भी फ़ील्ड पे काम कर सकती हूँ। मेरे को कोई स्पेसिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं एक समाज के लिए करना चाहती थी। जब मेरे कुछ हैंड्स होते हैं कि हम किसी की एक बॉडी होते हैं, उसके ऊपर एक हमारा प्रेशर होता है कि हम मतलब हमारी लिमिट्स डिज़ायर हो जाती है कि हमको उसी लिमिट के अंदर काम करना है। यहाँ मैं मेरे ऊपर कोई डिज़ायर मेरे पास कोई लिमिट्स नहीं है, मैं किसी भी क्षेत्र में कैसा भी काम कर सकती हूँ, जो मेरा मन चाहेगा। मेरा जैसे मेरा मोटिवेशन है, मेरा एक अपना अंदर का एक जुनून है, समाज के लिए काम करने का, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करने का। चूँकि मैं अगर एक डिज़ायर्ड ऑफ़िसर होती, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं, जो हमें खुद भी मेंटेन करने पड़ते हैं और एक अपने दायरे होते हैं, जिसमें ही हम सिर्फ़ काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक ऐसा दायरा नहीं है, कि जहाँ हमें सिर्फ़ उसी दायरे में ही काम करना है। तो दूसरी चीज़ है कि मैं सरकार की नौकरी ना करते हुए खुद भी सरकार बनना चाहती थी। तो मैंने एक अपना नया एक्सपीरियंस लाइफ़ में ये तो लिया सवाल है कि फिर और आपने किया क्यों? उसको तैयारी क्यों की तब इतनी उस टाइम जुनून था एक जुनून था कि हाँ बनना है। हुँ। उसके बाद जब उसको करके भी फिर एक नया अनुभव हुआ और मैं नहीं समझती कि इंसान को जब तक अपनी ज़िंदगी को अनुभव और अपना गोल लेते गए ना जब तक वो खुद सैटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं नहीं सैटिस्फाइड थी उस चीज़ से हुँ। कि मैं सिर्फ़ क्या एक मतलब एक डिज़ायर्ड चीज़ पे ही जा कर के रुक जाती। मेरा फिर वो बहुत एम था अलग कुछ और करने का, तो वो भी नहीं हुआ। एक बार मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2007 की बात है। मैं पैदल यहाँ पर गई थी, मुख्यमंत्री आवास गई थी मिलने के लिए। तब हमारी माननीय मायावती जी वो थी सीएम थी, उनसे मैं मिलने गई थी, पैदल गई थी और भरी धूप में थी। हुँ। लेकिन वहाँ पे मेरे को मिलने नहीं दिया गया था, मैं तब बहुत छोटी एज की थी, हुँ। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी। हुँ। तो वही था कि नहीं अब मैं भी एक अच्छा मतलब एक नेता बनूँगी या मतलब एक अपना अच्छा एक मिनिस्ट्री को फ़ॉलो करूँगी और मिनिस्ट्री के उसमें एक गवर्नमेंट के रूप उसमें आऊँगी। एक कैबिनेट में बैठने का एक मेरा भी एक सपना है और वो इसलिए नहीं सपना कि सिर्फ़ मेरे को कैबिनेट में बैठना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं आई डोंट नो वो क्यों नहीं काम कर पाते या क्यों नहीं करते उस तरीके का काम। लेकिन जब मेरा एक अनुभव, मेरा एक चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करके उस पद पर जाऊँगी या उस जगह पर बैठूँगी, तो वो एक अलग ही व अन काम करने का एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही तरीका होगा जो मैं काम करूँगी, क्योंकि मैं एक सही मायने में, सही रूप में उस समाज को सुधारना चाहती हूँ। कहाँ कमियाँ आप कहाँ देख रहे हैं? बहुत सारी कमियाँ हैं, आप एजुकेशन को देखिए, स्कूल्स को देखिए। बेसिकली आप ये बताइए कि स्कूल बिज़नेस बना कर के प्राइवेट सेक्टर में क्यों ही तब्दील होते हैं? मतलब क्यों प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को इतना महत्व दिया जाता है? आप हम लोग ये जो मैं इस पे करने भी वाली थी ख़ैर, इसमें मेरा एक था मैं एक अनशन करना चाहती थी कि आप ये बताइए एक टीचर है, शी इज़ गेटिंग 1 लाख रुपीज़ सैलरी।
क्या वो 8 घंटे का इतना काम दे रही है कि जो 1 लाख रुपए सैलरी पाएगी, और उन्हीं स्कूलों के बच्चों का भविष्य कूड़ा है। क्या हमारे बच्चे उस स्कूल से कोई इंजीनियर, डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी के निकल रहे हैं? कोई नहीं निकलते ना। उनको कोचिंग्स करनी पड़ती है उनको, और सरकारी स्कूलों का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो उन टीचर्स को इतनी सैलरी क्यों दी जा रही है? और हमारे वही प्राइवेट स्कूल्स में जिनको 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, उनके स्कूल में हम लोग अपने बच्चों को नहीं, बहुत अच्छे से मानते हैं ये बात इतनी कि इतनी जिम्मेदारी से कैसे कह सकती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है? बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह सकती हूँ, मैं तो देखी हूँ, मैंने जा के विज़िट किए हैं। और ये चीज़ देखिए, आप एक भी मेरे को सरकारी स्कूल का बच्चा दिखा दीजिए एक स्मार्ट होगा। अब तो जाकर के केजरीवाल जी ने फिर भी दिल्ली में स्मार्टनेस लाई है स्कूलों को लेकर के, जो उन्होंने तब्दीलियत की है। अभी लेकिन हमारे यूपी में हो गए, और भी जगह आप कहीं पर भी जाके देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। वो एक उनकी पॉलिसी है, क्योंकि टीचर्स ही नहीं चाहते हैं। अगर वो टीचर, आप एक बात बताइए, वो टीचर जो पढ़ाने जाता है, जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो क्यों अपने बच्चे को सुबह 7 बजे उस स्कूल में नहीं लेके जा सकता? जबकि वो वहाँ पे बहुत अच्छी केयर कर सकता है अपने बच्चे की। अपने बच्चे को उसी स्कूल में ले जाके क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? क्यों? कहीं न कहीं उसको खुद भी डाउट है ना कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में भेज रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहा है। क्यों भेज रहे हो भई? मैं तो कहती हूँ कि जिसके छोटे-छोटे बच्चे, आजकल बड़ा ट्रेंड आया है कि लोग बीएड करते हैं, क्योंकि उसी में से बम्पर भीड़ हो जा रही है। प एंड इसमें एंट्री कर दी जा रही है कि भाई वैकेंसीज उसी में मिल रही है, बाकी तो सभी वैकेंसीज रद्द हो जा रही है, किसी में कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोई सरकारी नौकरी नहीं बची। तो मैंने कुछ दिन पहले एफबी पर एक पोस्ट भी डाला था कि काश मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री होती, तो हर गरीब परिवार का माता पिता और एक मध्य वर्ग का माता पिता गर्व से कहता कि मैं एक सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्योंकि उस स्कूल की जो एक टीचर है ना, इतनी सैलरी पाती है, शी इज एन गजेटेड ऑफिसर, रैंक सैलरी उसको मिलती है। तो क्या उसका दायित्व ये नहीं बनता कि उस स्कूल का बच्चा एक अच्छा होनहार बन निकलना चाहिए? ये बताइए। वही स्कूल के स्ट्रक्चर्स प्राइवेट के तो फिर भी छोटे होते हैं, सरकारी फिर भी बड़े होते हैं। उनके बीघास में बने होते हैं स्कूल। प्राइवेट तो फिर भी सर्टेन स्क्वायर फीट्स में बने होते हैं। तब भी बच्चे, पेरेंट्स हमारे वहाँ क्यों भेजना पसंद करते हैं? अभी मैं ही अपने बच्चे को लेके देख लूँ, एक छोटी सी बेबी को मैंने यूरो किड्स में एडमिशन कराया है। क्यों कराया है भाई? क्यों? छोटा सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में भी करा सकते थे ना। तो ये एक मेंटली, क्योंकि उसका उतना अच्छा दायरा ही नहीं है ना, आपने स्टैंडर्ड नहीं बना रखा है। वहाँ पे बच्चों को आप लोग बिल्कुल आ रहे हैं, उनको आप गरीब गरीब की दायरे से देख रहे हो। आप बच्चा नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो गरीब लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो जिस दिन बच्चे को बच्चे की नज़र से देखा जाए, मैं नहीं समझती कि गरीब अमीरी देखनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि बच्चे का भविष्य इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर नेशन। कि अगर हम जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमारे बच्चे का फ्यूचर और हमारे बच्चे की एक वो हमारी ज़िम्मेदारी है, उस दिन हम लोग ये सब भूल जाएँगे कि गरीबी-अमीरी में कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को, कोई भी है, आप बताइए 500 बच्चे मान लीजिए आ रहे हैं, उस 500 बच्चों में से कम 10 बच्चे तो निकलेंगे ना काबिल। तो वो 10 बच्चों में अगर तो क्या हमारे इसके लिए जिम्मेदार तो टीचर ही है? बिल्कुल हमारा सिस्टम जिम्मेदार है ना इसका। टीचर्स अकेले जिम्मेदार नहीं है, और टीचर्स इसलिए जिम्मेदार है कि क्या मैं हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक पद मिलता है, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस काम को मैं एक अपनी संवेदनशीलता से, गंभीरता से निभाऊं? ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ना। आप प्रिंसिपल्स को 100% क्यों नहीं देते हैं? क्यों आप लोग वो उनको पढ़ाई नहीं करते? प्रिंसिपल की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के दम पे तो स्कूल चल रहा है ना, मैनेजमेंट तो नहीं चला रहा है ना। पढ़ाते तो वही है ना। और इनको पूरे क्राइटेरियाज़ में लिया जाता है, दे आर वेल एजुकेटेड, बीएड होते हैं, वहाँ तो फिर भी इंटर पास ले लेते हैं लोग, पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं और इंटर पास बच्चे लोग टीचर्स हैं, पढ़ा रही हैं, प्राइमरी सेक्शंस को पढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइमरी को भी बीएड वाले पढ़ा रहे हैं। तो क्या बीएड की एजुकेशन इतनी डंप है कि आप इस तरीके की पढ़ाई पढ़ाएंगे बच्चों को? ये बताइए। तो हमें सिस्टम पे काम करना है ना इस पे। तो ये नहीं पर होता है कि हम स्ट्रक्चर्स अच्छे बना दें। स्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे होते हैं, कोई स्ट्रक्चर्स में कमी नहीं होती है भाई। हमारे सभी स्कूलों में कोई एसीज नहीं दे रहा है। ये एक नया आया है फैशन, जो हमारी अर्बन एरियाज में आया है कि भाई एसी क्लासरूम्स होने लग गए, वो भी बड़े हाई फाई, तो उसका तो पे आउट वो उससे ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो हमारे वो एक स्कूली स्ट्रक्चर हम कहेंगे, वो स्ट्रक्चर हमारा कहीं ना कहीं प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे होते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन उसको हम लोग पूरा बना देते हैं। तो वो हमारे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के स्कूल की जिम्मेदारी होती है, हमारे जो जेडी होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे बीडी, जो हमारे इनके बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इन चीज़ों को मैंने क्यों उनको अपॉइंट किया गया भाई बताइए। उनको इसीलिए तो अपॉइंट किया गया है ना कि आप ये एक इसको प्रायोरिटी को, भाई हम लोग अपने घर को कैसे साफ रखते हैं, तो वो भी तो उनका घर है। हर इंसान अगर इस चीज़ को समझेगा ना, तो सिस्टम को बहुत खूबसूरत बना के रखेगा।
जैसे एक चीज़ है, आप खुद एक महिला हैं और कई बार जो है आपके पोस्ट और तमाम चीज़ों को देख के लगता है कि महिलाओं के प्रति आपके विचार थोड़ा-सा ज़्यादा अलग तरीके के हैं। हाँ, वो यूँ भी है क्योंकि मैं किसी महिला को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं हुँ, करती। इसलिए नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि महिला पीड़ित नहीं हो सकती। पीड़ित हो भी सकती है और पीड़ित होने का वो फ़ायदा भी उठा सकती है। हुँ, तो जैसे कि मैं कहती हूँ राइट्स होते हैं जो हमारे आजकल वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, तो मैं हर वुमेन से हाथ जोड़ के इस चीज़ की विनती करती हूँ कि कभी किसी एक बेगुनाह को गुनहगार नहीं बनाना चाहिए। भई औरत का गहना क्या होता है? एक उसकी इज़्ज़त होती है, एक उसकी अपनी हुँ, मर्यादा होती है। तो कम से कम अगर हम लोग अपनी मर्यादा का जिस दिन तमाशा बनाने लग जाएँगे, उस दिन तो हमारा एक जो वर्ड एक औरत होता है, बहुत डेलिकेटेड वर्ड यूज़ किया गया है। हर जगह एक औरत को बहुत विनम्र मतलब एक नम्रता से देखा जाता है, अपेक्षा मर्द के। हुँ, तो ये है, एक ये दी गई, एक नेचुरली मतलब हो गया है लोगों की माइंड मेंटालिटी भले हम लोग और फिर दूसरी चीज़ है कि एक तरफ तो वुमेन बोलती है कि हम लोग किसी से कम नहीं है, दूसरी तरफ हम लोग हथियार भी चाहते हैं हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिले, हम लोग जिससे कि सेफ साइड खेल पाएँ। तो मैं जब भी जैसे कि बहुत सारे ऐसे हम लोगों के घरेलू जो वो होते हैं हाँ, वायलेंसेस विवाद आ होते हैं, जाता है। विवादित होते हैं, तो मैं तो हमेशा से पहले मैं दोनों पक्ष को सुनती हूँ, दोनों पक्ष को समझती हूँ, जो भी फैसला लेती हूँ वो उन सबके सामने लेती हूँ, ना कि ये कि जैसे एक हुआ था एक बार मेरे को मैं गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे उसने सुलह कर ली। उस टाइम तो वो बोला ठीक है मैडम जो आप बोल रहे हो वो करेंगे, जो महिला बोली वो बोलेंगे। उसके बाद ये हुआ वो आके मेरे से बाद में मैं जब बाहर खड़ी थी तो वो मेरे से बोला अरे मैडम ये मैंने कहा सुनिए, आपकी बात मेरी उसी घर के अंदर तक थी। अब हुँ, आप बाहर मैं आपको नहीं जानती। हुँ, जिससे कि आप कल के दिन आके जाकर के उसी बीवी को फिर ना ये धमकाओ कि अरे मैंने तो उनको मैनेज कर लिया। हुँ, तो मैं ये नहीं चाहती। आपको भय होना चाहिए, किसी का भी हो। भई हम लोग अपने घर में हैं, परिवार में हैं, तो माता-पिता का भय बच्चों को होना चाहिए। कोई एक अदर पर्सन अगर हमें आ रहा है सुलह कराने के लिए तो मतलब एक वो उसका थोड़ा-सा भय तो होना चाहिए ना कि वो भई हम कुछ करते हैं, किसी उससे आया हो या उसको थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम वो चीज़ ना करें दोबारा। तो मैं महिलाओं को लेके यही बोलना चाहूँगी कि भई ये नहीं करना चाहिए। मैं ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करती कि अरे महिला है वो कुछ भी कर रही होगी तो सही होगी, ऐसा नहीं है। आजकल महिलाएँ बहुत ज़्यादा गलत तो अपनी राइट्स का अपनी उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए क्योंकि भई आपको किसी भले इंसान को फँसा के क्या ही मिल बहुत जाएगा। सारी महिलाएँ आपसे नाराज़ होने वाली हैं। तो उसमें नाराज़ वो होंगी ना जो उसका हमारी चीज़ को गलत लेंगी, जो हमारी सोच से नहीं वो करेंगी और जो अगर हमारी सोच से मिलती होंगी वो खुश होंगी कि मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। तो अगर नारियाँ खुश होंगी तो कहीं न कहीं पुरुष भी तो साथ देंगे ना कि भई उनकी तो मैंने बात रखी ना। तो मैं नहीं चाहती कि बेगुनाह पुरुष या कोई भी इंसान ब एक महिला भले वो ज़रूरी नहीं है कि पुरुष महिला पे ही करे, सिर्फ़ या पुरुष और महिला का ही कोई विवाद होता हुँ, है। बहुत सारी जगह महिलाओं में भी हो जाता है। तो महिलाओं को उसी पावर का नहीं मिसयूज़ करना चाहिए। इवन मैं कहूँगी पुरुष को भी, किसी को भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। भई महिलाओं को है, अब घरेलू विवाद तो सभी के घरों में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को डरा-धमका करके एक इस समय जल्दी में ही आपने केस पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने जो है गेम के लिए अपनी हाँ, पबजी को बहुत अ, लेटेस्ट है ये तो, ये कल-परसों की बात है। आप सोचिए कि इस तरीके से अब समाज किस जगह पे जा रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ को मार देता है गेम के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके के विचार कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे समाज के लिए? वो वही मैं इसी का ही कारण बता रही हूँ ना आपको कि यही जो चीज़ है ना, जो हमारा सिस्टम जो वर्किंग हो रहा है। अब आप देखिए एक जगह तो आप डिजिटल बना रहे हो, हुँ, पूरा इंडिया डिजिटल करना हुँ, चाहते हो। हुँ, दूसरी जगह हम लोग उसी चीज़ों में पीछे होते जा रहे हैं। मेंटालिटी हमारी चेंज होती जा रही है। जब हम इस इतनी इम्पोर्टेंट डिजिटलाइज़ेशन में जब हम लोग जी रहे हैं, तो हमारी मेंटालिटी तो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए ना। भई जब हम लोग फ़ोन्स स्मार्ट कर दिए हैं, अपने घरेलू चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को सब स्मार्ट में ला रहे हैं, तो हम लोगों को इससे ज़्यादा तो अपनी मेंटालिटी को स्मार्ट करने की ज़रूरत है। अब हम लोग बच्चों को है, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो ठीक है। उसके बाद आप ये कर रहे हो कि बच्चे मान लीजिए कि गेम खेल रहे हैं तो आप उनको नाराज़गी से बंद कर रहे हो, तो मैं कुछ तो पेरेंट्स को भी दोष दूँगी क्योंकि सबसे बड़ा दोष तो पेरेंट्स का ये है कि हम लोग अपने बच्चों को ना ध्यान देते हो अगर वो गेम खेल रहे हैं, कौन-सा गेम खेल रहे हैं, उनको लत कैसे पड़ी उस चीज़ की। वो हमारा मेन ड्यूटी है, पेरेंट्स का ड्यूटी है कि भई हमारे बच्चों को उन चीज़ों की लत कैसे पड़ी, फिर अगर पड़ भी गई तो उसको हम लोग कैसे छुड़ाएँगे, उस पे हावी कैसे हो जाने देंगे।
और अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो बच्चा बहुत छोटा है और उसने माँ के ऊपर एक गोली चला दी। तो गोली चलाना भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तुरंत तो चल नहीं गई होगी गोली। भई माँ कहीं न कहीं बैठी होगी, उठी भी होगी, उसे पकड़ा भी होगा। तो ये पूरे सीन से मैं तो इससे अभी ख़ैर वाक़िफ़ मैं मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने सिर्फ़ सुना है। ये बिल्कुल सही घटना है, तो सच्ची घटना है। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हुए होंगे कि जिस बीच बचाव भी हो सकता था और उसका बहुत बड़ा कारण भी होगा कुछ ना कुछ। सिर्फ़ एक यही वजह बना देना कि बच्चे ने गेम के पीछे गोली मार दी, तो सुनी पे तो अफ़वाह है ये, और एक मैंने भी नहीं देखा, शायद नहीं, आपने नहीं देखा हो नहीं देखा। ये घटना रिपोर्ट हाँ, हुई ये है, सही है। घटना हुई भी है अगर, तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ और बच्चे में कितना फ़र्क होगा। बॉडी का भी फ़र्क होगा, ऐज का भी फ़र्क होगा, दिमाग का भी फ़र्क होगा। तो कहीं न कहीं यही तो मैं बता रही हूँ ना, जैसे महिलाएँ हैं। अब वो महिलाएँ हैं तो उन्होंने कहा अच्छा मैं काम में हूँ या कुछ कर रही हूँ, और बच्चा जो कर रहा है वो कर रहा है। अब जैसे लेडीज़ कुछ मानती हैं, बहुत अच्छा मानती है कि मैं भई बहुत ज़्यादा रिज़र्व हूँ या बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, तो हम नहीं मानते, मैं इस चीज़ को मैं मॉडर्नाइज़ेशन नहीं कहती हूँ। क्योंकि मॉडर्नाइज़ेशन उसमें होती है जो एक सही डेवलपमेंट करके ले जाए, वो भले आपका घर का हो, आपकी सोसाइटी का हो, आपके बच्चे का हो, आपकी फैमिली का हो, तब हम उसको मॉडर्नाइज़ेशन बोलेंगे। You are wearing jeans top and you are moving from on a bike or on a scooty or wherever you are driving a car, I am just not taking it कि ये एक मॉडर्नाइज़ेशन। मॉडर्न आप मेंटालिटी से होते हो, अपने लिविंग स्टैंडर्ड से होते हो। आप मुझसे क्या बोल रहे हो, दैट इज़ द मॉडर्निटी। मॉडर्न ये नहीं है कि हम अपना लिबास बदल रहे हैं, हम अपने कल्चर को ये कर रहे हैं कि अरे हम बहुत मॉडर्निटी दिखा रहे हैं, उससे मॉडर्निटी नहीं आती है। वो वही चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, ये जो घरेलू हिंसाएँ हो रही हैं, हुँ। आजकल आप देखिए लड़कियों ने नया फैशन बना लिया है। इफ यू आर गेटिंग इन अफेयर विद समवन, देन बी ट्रू इन दैट। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसके साथ में रहो, कोई गलत बात नहीं है। शादी तो हर किसी की होनी है ना किसी न किसी से। हुँ। आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर इन अ मीन्स टाइम पीरियड फॉर इन अ कॉलेज, हुँ। तब आप एक फ्रेंड के रूप में उसको देख रहे हो, और फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जब आपकी मैरिज की टाइम आती है तो देन यू आर मीन्स एक्सेप्टिंग वेरी अरेंज मैरिज एंड दैट। तब वो उस बंदे का आपने देखा है कि जिस बंदे से आप अटैच थी उस बंदे का उस टाइम क्या हुआ। हुँ। तो ये तो नहीं देखते ना, देन यू आर बीइंग अ सेल्फिश। तो वहाँ बिगड़ना फिर शुरू हो जाता है। हुँ। जब आपने एक को डिच किया, देन यू आर गोइंग टू डिच अनदर वन, जिसके साथ आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो। तो क्यों आजकल इतने डिवोर्स के केसेस आने लग गए हैं? प्रॉब्लम तो यही होने लगी ना, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो मैं कहती हूँ अगर आप किसी के साथ में अफेयर में हो, इफ यू आर इन अ लव इन समवन, देन गेट इट टू द एंड ऑफ द पॉइंट, नॉट इन द मिडल ऑफ द सेशन फॉर योर सेक ऑफ इमेज और फॉर दैट, कि पहले तो आपने अपने मनोरंजन के लिए, अपने अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो मैं ये तो दोनों पक्ष से हो सकता तो है ना। दोनों, मैं वही बोल रही हूँ कि दोनों के लिए ये होता है, मैटर करता है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए, कि नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो करते हो, तो ये सब चीज़ें फिर हम लोग को बच्चों में देखने को मिलती है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, भाई हम लोग वो नहीं करते, मैटर नहीं करते, अब हमारा बच्चा है कोई, हम देखेंगे बिल्कुल मेरा राइट है कि वो मोबाइल में क्या कर रहा है। ऐसी वो लत तक जा ही नहीं कि उसके लिए हानिकारक हो वो। आज उसने बताइए आपको, मदर को उसने गोली मार दी है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है, लाइफ का टास्क है। वो उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी ज़्यादा गिर चुकी होगी, सोचिए, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। तो यही रिलेशंस खत्म हो रहे हैं ना। आपका एनजीओ है, अकाना वेलबींग ट्रस्ट, उसके माध्यम से क्या-क्या कर रहे हैं? मैं उसके माध्यम से देखिए बच्चों के लिए काम करती हूँ, और महिलाओं के लिए उसमें काम करती हूँ, बेसिकली गरीब बच्चों के लिए। और अभी मैंने जैसे जनता एक लंच पैक भी शुरू किया है, तो उसमें महिलाओं को ही लेके किया है। उसमें मेरी प्रेफ़रेंस ये रहेगी कि मैं बावर्ची से खाना नहीं बनवाऊँगी। मेरी घरेलू महिलाएँ जो कुक्स होती हैं, उनको मैं खाना बनवाऊँगी, जिससे कि खाना खाने वाले तक भी वो खाना पहुँचे जो वो चाहता है। हुँ। घरेलू च दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, क्योंकि हर रोज़ हम लोग होटल का खाना नहीं खा हुँ। सकते और बाहर का नहीं खा सकते। वो चाहे जितना भी करे, टिफ़िन सिस्टम वाले भी क्या करते हैं कि वो लोग भी ऐसे इंग्रीडिएंट्स डाल देते हैं कि बस हो जाए खत्म। लेकिन मेरा वो 1 डे से लेके टिल एंड ऑफ द डे, जब तक मेरा ये सिस्टम पूरा चलेगा, हुँ। तब तक वही चीज़ मिलेगी जो मैं आज वादा करूँगी, क्योंकि आई जस्ट मीन्स फॉर माई वर्ड्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यही एक काम करूँ, और उसके अलावा मेरे को 1 2 काम और भी करने हैं। एक लड़कों के लिए भी करना है,
और एक आईएएस का कोचिंग खोलना है मेरे को, बच्चों के लिए जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट की आई कोचिंग्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए मेरे को खोलना है कि वो एक छोटे से अमाउंट्स में आकर के पढ़ें और आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा एक होनहार बच्चा भी, उसका भविष्य ना जाए जाए, जो हम लोग अपने हमारा नेशन ना खो, कंट्री को नुकसान ना हो, एक अच्छे भविष्य में वो करना है। दूसरा मेरे को एक लड़कों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाना है जहाँ पर साइकोलॉजिकली उन लोगों को काउंसलिंग दी जाएगी। जो लड़के आजकल अपना करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेसिकली कॉलेज लाइफ में होते हैं, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर माइंड फ्रॉम गेटिंग जस्ट अट्रैक्टेड फ्रॉम एन अ गर्ल और अ बॉय। उसको उन पे उनके ऊपर काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। वो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, कि एक टीनेजर्स में काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा अपने करियर को डिस्ट्रॉय ना करे। अगर जो किसी एक रिलेशन में रहता है और अगर करियर चुनता है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर उसका किसी की वजह से करियर खराब होता है, उसकी लाइफ खराब हो जाती है, तो उन पेरेंट्स से सोचिए जो अपने बच्चे को इतनी मुश्किल से पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, आगे सपने देखते हैं, और उनके बाद भी उसी इंसान की खुद की अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो भी मैं चाहती हूँ कि उस पे भी मैं काम करूँ, क्योंकि अब तो हमारा मॉडर्निटी आ रही है, तो देखिए कॉपी तो कॉपी होता है। अब हम लोग फॉरेन कल्चर को कॉपी करेंगे तो हर चीज़ में आप देखिएगा कि हम लोग जो फ़ोटोकॉपी निकालते हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा अंतर आता है, अंतर तो पक्का है। और ओरिजिनैलिटी एक अलग होती है। तो वो कल्चर अलग है, हम लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नेशन में, हमारी मिट्टी में नहीं, हमारी पानी में नहीं है, वो हम लोग नहीं कर सकते अडॉप्ट उसको। तो अब लोग सोचते हैं कि भई मैं जितना कम कपड़ा पहनूँगी, या लड़के सोचेंगे कि मैं बॉडी बनाऊँगा। नहीं, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी होगी, दैट इज़ योर वर्ड्स, जो मुँह से निकले हुए वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर्स। वो उसके अलावा और कोई ब्यूटी नहीं होती है। मैं नहीं समझती कि आपकी ब्यूटी आपको सिर्फ़ फिगर आउट करने से या आपको देखने से आप ब्यूटी को ब्यूटी मानें। तो मैं इस पे वर्क करना चाहती हूँ। जो लाइफ टाइम तो नहीं है। ये लाइफ टाइम नहीं होती है, लेकिन जो आप मुँह से शब्द बोलते हैं ना, दैट इज़ द ओरिजिनल ब्यूटी। वो वुमेन हो, मैन हो, किसी भी हो, वो आपकी एक ओरिजिनल ब्यूटी होती है कि आपको कितना अच्छा आपका माइंड सेटअप है, वो आपकी ब्यूटी है। तो वजह ये कि हम लोग ये दिखाएं कि आज मैंने ये इतने कम कपड़े पहने हैं, इतने ज़्यादा। एक महिला के लिए खूबसूरती तब होती है जब वो पूरी अच्छे तरीके से ढकी होती है और अच्छा सुंदर कपड़ा पहनी होती है, और अपने आप में एक, अगर अनमैरिड है तो सूट वगैरह हो गए, इतने अच्छे पोशाक हैं ये, अपने आप में ही एक कल्चर को शो करते हैं या कुछ भी है। और उसके अलावा हमारे से जब ये शादीशुदा फिर एक बार महिलाएं आपसे नाराज होने वाली हैं। महिलाएं होती तो आप महिलाओं के मैं पीछे पड़ी हुई हैं। नहीं, मैं महिलाओं के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ, मैं सत्यता को बता रही हूँ आजकल। देखिए हम ऐसा करें क्यों कि लोग हमें गलत नज़र से देखें या गलत काम करने को मोटिवेट हो, ये बताइए। नहीं तो वो तो महिला हमेशा कहती है कि वो क्यों गलत नज़र से देखता है, नहीं तो उसे ऐसा देखने भी ज़रूरत नहीं, क्या नहीं पड़ी। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए ये फूल है, गुलाब इतना खूबसूरत, या गुलाब कांटों के बीच में क्यों उग रहा है? उसकी भी एक प्रकृति है ना, नेचर ने कुछ ना कुछ चीजें तो बना रखी है ना। तो अगर हम लोग कहते कि अब मैं हूँ, अगर मान लीजिए हम अट्रैक्शन का पॉइंट किसी को, अगर मैं पूरी, मान लीजिए मैं सूट में हूँ या मैं कहीं वॉक कर रही हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है कोई चीज़, दैट इज़ द ओनली ओरिजिनल ब्यूटी। हम किसी को जबरदस्ती केंद्रित करें, दैट इज़ नॉट द ब्यूटी, दैट इज़ नॉट द मोटिवेशन। वो मोटिवेशन नहीं होता है। आपकी नेचुरलिटी पे आदमी आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपकी ओरिजिनल ब्यूटी है। आपकी नेचुरलिटी होनी चाहिए ना उसमें, कि मान लीजिए अब भाई जाहिर सी बात है, एक बंदी सूट पहनी हुई खड़ी हुई है और एक बंदी आधा टॉप और आधा शॉर्ट्स पहनकर आ जाती है, तो जो ब्यूटी होनी चाहिए वो ब्यूटी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए ना। तो आप केंद्र का बिंदु बनी ना, वहां आकर के खड़ी हुई ना। ये तो उसमें दिक्कत आपको क्या हो रही है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना इंसान का राइट है, पहने कुछ भी पहने। बट मैं जो आजकल कल्चर को जो बता रही हूँ कि हम लोग फॉरेन कल्चर या किसी भी चीज को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कॉपी इज द ओनली कॉपी वन, नॉट द ओरिजिनल। क्योंकि हमें जो मेंटलिटी अपनी ब्रॉड आप एक करनी बार है। समझ लीजिएगा, आप वैसे आप सरकार में रहना चाहती हैं, आप मंत्री बनना चाहती हैं, आप नेता बनने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन आप महिलाओं को इस तरीके के कमेंट कर करके कहीं ना कहीं आप इसके विरोधी बन रही हैं। नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ मत पहनो। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये भी नहीं कर रही हूँ मत पहनो। आप समझाइए। जिसको जो करना है वो करे, लेकिन मेंटलिटी से ब्रॉड हो।
मेंटलिटी को अपनी बदलें, मेंटलिटी से मॉडर्निटी लाएं अपने आप को मॉडर्न बनाएं। अब जैसे कि हम लोग अपनी सिटीज़ को एक एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ, हम लोग सिटीज़ में चाहे जितनी अच्छी सड़कें बना दें, चाहे जितने अच्छे पार्क बना दें, चाहे जितने पेड़ लगवा दें, पेड़ तो तभी पनपेगा ना जब उसको खाने वाला जानवर नहीं निकलेगा। मानते ना कि भाई पेड़ तो हमने खूब लगा दिए, लोग बोलते मैंने आज इस एनवायरनमेंट डे पे लाखों पेड़ लगाए, ये किए, उनको कितने बड़े हुए वो बताओ ना, कितनों ने छाया दी वो बताओ ना, बचाए कितने गए, बचाए कितने गए वो बताइए ना। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग को सिटी स्मार्ट बनाने से पहले इंसानों को स्मार्ट बनाइए, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके अच्छे होने चाहिए, तब जाके हमारी मॉडर्निटी आएगी। अब समझे आप मेरा ये कहने का मतलब देखिए है। आप हम आपकी बातों को खूब समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग सुनने वाले हैं वो भी समझे हैं। नहीं बिल्कुल समझेंगे, जो मेरे विचारों से वाकिफ मतलब मेरे विचारों को सहमति रखे मैं बिल्कुल समझेंगे, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मेरे भाव को बिल्कुल समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहेंगे वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। भाई जिनको नहीं अच्छे लगेंगे मेरे विचार, ये तो विचार है ना, ये मेरे विचार है, मेरी राइट है, मेरी अपनी थिंकिंग है, और औरों की और जो जिसकी मर्जी है भाई, ये तो अपने ह्यूमन राइट्स है। नेता भी बनना चाह रहे हैं ना, हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ कि लेकिन मेरा जो है मैं चाहती हूँ, अब जैसे घरेलू में कितने हिंसक मामले होते हैं, मैं बिना कोर्ट बिना कचहरी बिना पुलिस की सुलझाने की कोशिश करती हूँ और वो भी जाते हैं। भाई जब हम दोनों पक्ष की सुनेंगे, दोनों पक्ष तभी एग्री करेंगे, हम एक के ऊपर हावी होंगे तो वो कभी किसी का सुलह नहीं होगा। दोनों जगह ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना, तो हम नहीं कह सकते कि हर जगह आदमी गलत है या औरत गलत है, कभी आदमी भी गलत हो सकता है, कभी औरत भी गलत हो सकती है। तो मैं यही कहती हूँ, सुशील बनो, सुंदर बनो, खूबसूरत बनो, दिमाग से बनो, अपने मुख से बनो, और अपनी वो चीज़ों को अपने प्रदर्शन में दिखाओ। ऐसा मत बनो कि पता चला हम मॉडर्निटी तो दिखा रहे हैं, जब मुंह खोल रहे हैं तो हमारी मॉडर्निटी पूरी खत्म हो जा रही है। वो नहीं करें, वो चीज़ नहीं हो। चलिए आज आपने इतना सारा समय दिया, जी इसके लिए आपका आभार। आपके जो सपने हैं समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, वो आपके पूरे हों, ये हम सब मैं तो बस यही चाहूँगी कि काश मेरा उत्तर प्रदेश का मैंने एमपी पे डाला था कि शिक्षा मंत्री बनूँ, तो मैं चाहती कि भाई देखिए हर किसी को एक राइट है, और हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वालिटी, और हम लोग का राइट है अपना एक ह्यूमन राइट्स है कि हमारे को कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, स्वतंत्र भारत के हम लोग नागरिक हैं। तो मैं तो इसको अपना एक हर्ट मानती हूँ अपनी कंट्री को कि यही मेरा दिल है, इसीलिए मैं जी जान से जो भी काम करने में सक्षम होती हूँ वो करती हूँ, और जिसकी भी मदद आना चाहूँ, मैं सोचती हूँ कि किसी के भी एक की भी मदद आऊँ, बिल्कुल आऊँगी। आधी रात में लोग मेरे को बुलाते हैं, मैं बिल्कुल आना पसंद करती हूँ, क्योंकि पता नहीं उसकी क्या वजह होगी जब उसने मेरे को कॉल किया होगा। तो मैं हर किसी की मुश्किल पे खड़े होना चाहती हूँ, और अगर ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है तो बिल्कुल करें, और किसके आंसू पोंछने के लिए, किसकी एक अच्छे उद्धार करने के लिए मेरे को बनाया है वो करवा के छोड़े, जिससे कि कम से कम मैं चाहती हूँ कि कुछ एक अच्छी हिस्ट्री लिखना, ये मेरा है अपना, कि ऐसा लिख के जाऊँ कि लोग उसको याद करें कि कुछ किया है। तो अभी तो खैर बहुत एज छोटी भी है, लेकिन हाँ है तो ड्रीम है, अब देखिए ऊपर वाले बातें लेकिन आप काफ़ी बड़ी हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा करूँ, और होगा भी पूरा। बहुत कम उम्र में मैंने बहुत अच्छा लिया है, मैं कभी नहीं ऊपर वाले को ले जाती कि मेरे को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ अच्छा दिया है उसने, जो दिया है बहुत दिया है, बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा, बहुत कुछ मिला है, और वो बहुत लोगों का प्यार, मेरी ऑडियंस ही मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे सपोर्टर्स बहुत मेरे को इनकरेज करते हैं। तो मैं उन्हीं के सहारे आज आगे बढ़ना भी चाहती हूँ, और सबको बढ़ाना भी चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से पहले मेरा जुड़ा हुआ इंसान आगे बढ़ेगा, तब मेरी आगे बढ़त होगी। तो यही मेरी सोच है। बहुत बहुत शुक्र।